ऐसा है, नेहरू कॉलोनी आज भी यही है और यही रहेगी। उन्हें आप अवैध निर्माण कह लीजिए, उन्हें आप घर कह लीजिए। आज सरकार तोड़ना चाहती है, होना भी चाहिए, अवैध निर्माण अगर है तो तोड़े जाने चाहिए, लेकिन उसके पीछे मंशा की बात जरूर जाती है कि आखिर नियत क्या है, इरादे किस प्रकार के हैं। आज तक नेता जो ये नेताओं को वोट डालते हैं, अगर ये गरीबी अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो नेताओं को वोट देना किस लिए है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का पिछले दिनों बयान था। गुर्जर ने कहा था कि चाहे धार्मिक स्थल किसी धर्म का हो, चाहे अवैध कब्जे किसी ने भी कर रखे हो, वो बख्शे नहीं जाएंगे। अवैध रुकावटों को निश्चित तौर पर, चाहे वो किसी भी धर्म का धार्मिक स्थल हो, पूजा स्थल हो, उसको उस रुकावट को निश्चित तौर पर अवैध को हटाया जाएगा। जिलाध्यक्ष कह रहे थे कि अगर जरूरत होगी तो बड़े नेता भी आएंगे। आप विजय प्रताप को भी सुन लीजिए। अब मेरे साथ बताओ, वापस बस्ती में जाओ, बस्ती में जाके एक एक घर से मिलो और लंबी लड़ाई लड़ने के लिए हर घर से एक एक आदमी चिन्हित करो। कल सुबह हम 9 बजे आएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। पिछले लगभग एक सप्ताह से एनसीआर के अंदर एक बड़े अतिक्रमण हटाने को या अवैध कब्जे हटाने की, अवैध कॉलोनियां तोड़ने की खबरें बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। खबरें आ रही हैं फरीदाबाद से, और फरीदाबाद के अंदर भी जो फरीदाबाद टाउनशिप का एरिया है उसके अंदर आने वाली 3 नंबर पुलिया और इसके साथ साथ नेहरू कॉलोनी का एरिया। वैसे जब नेहरू कॉलोनी का नाम आ जाता है और तोड़फोड़ होती है तो फिर उस पर ज्यादा सवाल नहीं उठते। जहां नेहरू का नाम आ गया वहां कुछ भी हो सकता। खैर, दरअसल अगर नेहरू कॉलोनी की बात करें, फरीदाबाद के अंदर जो नेहरू कॉलोनी का एरिया है इसको मस्जिद चौक के नाम से भी जाना जाता रहा। अगर स्थानीय लोगों की बातचीत को आप समझें तो 1970 के दशक में, यानी कि 70-75 के दौरान में, जब देश के अंदर कांग्रेस शासन था और उसके बाद में इमरजेंसी युग चालू हो रहा था, उस दौरान इस एरिया के अंदर लोगों का आना शुरू हुआ था। राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लोग यहां पर आने शुरू हुए थे। लोग बताते हैं कि लगभग 20 से 25 परिवार यहां पे आकर के बसे थे, टेंट लगाए थे उन लोगों ने। और उसके बाद क्योंकि जगह खाली थी, स्थान पूरा था, लोगों को अपना बसेरा बसाने में कोई दिक्कत थी नहीं। फरीदाबाद के अंदर तब तक नगर निगम भी नहीं थी। धीरे धीरे यहां पर यह कॉलोनी बसती गई, और जब कहीं कॉलोनी बसती है तो फिर आप मान लीजिए वहां धार्मिक स्थल जरूर बना करते हैं। मंदिर भी बना, मस्जिद भी बनी, और आज की स्थिति यह है कि वहां पर लगभग 20,000 के आसपास घर होंगे। उन्हें आप अवैध निर्माण कह लीजिए, उन्हें आप घर कह लीजिए। एक चीज और आ जाती है, आज सरकार तोड़ना चाहती है, होना भी चाहिए, अवैध निर्माण अगर है तो तोड़े जाने चाहिए, लेकिन उसके पीछे मंशा की बात जरूर जाती है कि आखिर नियत क्या है, इरादे किस प्रकार के हैं। अगर बात आती है नेहरू कॉलोनी की, तो इस क्षेत्र के अंदर जो स्थिति है, मैं आपको बता रहा था, इधर धार्मिक स्थल तोड़ने से शुरुआत होती है। मस्जिद तोड़ी जाती है, एक आगे थोड़ा सा आगे वहां पर मंदिर तोड़ा जाता है। मस्जिद टूटती है तो हिंदू खुश, और मंदिर टूटता है तो मुस्लिम खुश। उसके बाद निशाना बनते हैं घर। आज की स्थिति यह है कि जो वहां के निवासी हैं, 3 रोज पूर्व नेहरू कॉलोनी के लोग जिले के उपायुक्त के कार्यालय पर भी पहुंचे थे। वहां पर वो तमाम अपने दस्तावेज, क्योंकि लोगों के पास वहां पर जो रिहाइश के प्रमाण पत्र हैं, यानी कि उनके आधार कार्ड हैं, वहां पर लोगों के पैन कार्ड बने हुए हैं, राशन कार्ड बने हुए हैं। इतना ही नहीं, वहां पर जो सरकार द्वारा संचालित एजेंसी थी उसने लोगों की प्रॉपर्टी आईडी तक बना दी थी, यानी कि उनके निवास का पुख्ता प्रमाण। हालांकि उनको फिलहाल अभी सरकार ने, नगर निगम ने उसको निरस्त भी किया है, लेकिन अब इसको लेकर के सियासत फुल है। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का पिछले दिनों बयान था। गुर्जर ने कहा था कि चाहे धार्मिक स्थल किसी धर्म का हो, चाहे अवैध कब्जे किसी ने भी कर रखे हो, वो बख्शे नहीं जाएंगे। कांग्रेस की नीयत पर सवाल भी उठाया था। कृष्णपाल जी कह रहे थे कि जो सरकार की विकास की नीतियां आएंगी, अगर उसके आड़े कोई आएगा तो फिर उनका हश्र यही होगा। आप सुन लीजिए कृष्णपाल गुर्जर को एक बार। वो कहते हैं ना, चोर मचाए शोर। ये मोदी और नायब सैनी जी सरकार है। ना यहाँ कब्जे करने वालों के लिए जगह है, ना यहाँ अपराधियों के लिए जगह है।
और सरकारी जमीनों पर अगर कोई जबरदस्ती कब्जे कराकर कोई किसी भी धर्म का व्यक्ति हो अगर रास्तों को बाधित करेगा, आवागमन को बाधित करेगा और सरकार में आने वाली परियोजनाओं में रुकावट बनेगा, तो उन अवैध रुकावटों को निश्चित तौर पर, चाहे वो किसी भी धर्म का धार्मिक स्थल हो, पूजा स्थल हो, उसको उस रुकावट को निश्चित तौर पर अवैध को हटाया जाएगा। तो ये कृष्णपाल गुर्जर ने कहा था उसी दौरान जब ये तोड़फोड़ चल रही थी। आगे चलते हैं तो उसके बाद में एक बयान पुराना जरूर वायरल है। यहां के विधायक हैं धनेश अदलखा। धनेश अदलखा उस समय कह रहे थे, दरअसल नेहरू कॉलोनी के बारे में लोग कहते भी हैं कि यहां पर नशे की बिक्री ज्यादा है। हालांकि देखना चाहिए सरकारों को, हुक्मरानों को, पुलिस प्रशासन को कि जिस प्रकार पंजाब नशे की चपेट में था, कहीं हरियाणा धीरे धीरे उसी राह पर तो नहीं है। हरियाणा के अंदर ऐसे बहुत सारे हिस्से हैं जहां इस समय तमाम प्रकार का नशा बिकता है और इस पर रोक लगनी ही चाहिए। अदलखा जी कह रहे थे कि यहां पर नशा बिकता है। हालांकि उनकी पहचान हुई या नहीं हुई, चिन्हित किया गया नहीं किया गया, तोड़फोड़ वहां जारी लगातार शुरू रही। इधर अदलखा जी का वाला बयान जो मैं आपको बता रहा था कि वो कह रहे थे कि किसी को उजड़ने नहीं देंगे। ऐसा है, नेहरू कॉलोनी आज भी यही है और यही रहे। एक दिक्कत के कारण नेहरू कॉलोनी में दिक्कत आ रही है। ये बहन बेटियां सुन लो, पहले सुन लो शांति से सारे भाई। जो यहाँ नशाखोर रह रहे हैं और नशा बिकवा रहे हैं, या तो तुम उन्हें इंतजाम कर दो, नहीं तो फिर नुकसान। पहले बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा है, नेहरू कॉलोनी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी जिम्मेवारी। लेकिन अब जब बात आ जाती है कि अगर विकास होना है, वहां पर एक तो एलिवेटेड रोड की बात चल रही है और दूसरा वहां पर आरआरटीएस यानी कि रैपिड मेट्रो कॉरिडोर बनाने की योजना है। हालांकि ये योजना लंबे समय से है गुरुग्राम वाली, उस पर कब ऐसा अमल होगा कुछ पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं अमित मिगलानी, उनके बहुत सारे आप फोटो देख सकते हैं। उनकी सोशल मीडिया फेसबुक में डीपी देख रहा था, प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी डीपी में लगा फोटो लगा हुआ है। भाजपा के तमाम नेताओं के साथ, कृष्णपाल गुर्जर जी के साथ भी, विपुल गोयल के साथ भी, गौरव गौतम, राजेश नागर, मेयर मैडम, सबके साथ उनके फोटोज हैं। मिगलानी साहब जो है वो कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन ना तो कोई डीपीआर है इसकी, ना कोई योजना है, और उसका वो जो ठीकरा फोड़ रहे हैं वो भाजपा के नेताओं पर ही फोड़ रहे हैं। आप मिगलानी को भी सुन लीजिए एक बार। आज तक नेता जो ये नेताओं को वोट डालते हैं, अगर ये गरीब ही अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो नेताओं को वोट देना किस लिए है? आपका कहना है कि जितनी उनको जमीन चाहिए वो नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल, डेवलपमेंट की बात करिए, जो जमीन चाहिए मना नहीं कर रहे। अगर ये लोग उस डेवलपमेंट के नाम पे पूरी कॉलोनी को उजाड़ने का सोच रहे हैं तो ये सरासर गलत कर रहे हैं। अंत तो रावण का भी हुआ था और इन विधायक का भी अंत होगा, इन पार्षदों का भी अंत होगा, लेकिन समय हर चीज में लगता है, ये ध्यान रखना इस बात के लिए। एज ए बीजेपी नेता आपका अगला कदम क्या होगा? क्या आप लोग आगे किसी को अप्रोच करेंगे इसके लिए? मेरे को बीजेपी का नेता मत बोलो, मैं एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। नेता तो ये लोग हैं जो एसी में बैठते हैं। आपने देखा होगा 3 दिन से कोई नेता आया क्या यहाँ पे बीजेपी का? कोई नेता आया खड़ा हुआ? अरे प्रशासन कार्रवाई कर रहा है ना, सरकार थोड़ी कर रही है। सरकार तो हमेशा से प्रशासन से लड़ती आई है, क्योंकि प्रशासन ने, आपने देखा होगा पिछले कितने इस 1.5 सालों के अंदर कभी दुकानदारों को परेशान करने गए हैं, कभी दुकानदारों का सामान उठा लिया, कभी आगे के शेड बड़े हुए उनके छज्जों को तोड़ा जाता है, कभी कचौड़ी की रेडी तोड़ी जाती है। ये डेवलपमेंट थोड़ी होता है भाई। डेवलपमेंट तो वो होता है कि लोगों को विकास भी दो, काम भी दो, तो वो डेवलपमेंट माना जाता है। अब इस सबको देख करके एंट्री कांग्रेस की हुई है। फरीदाबाद में ऐसा ही मामला था अनंतपुर का। अनंतपुर के अंदर भी इसी प्रकार से जेसीबी पहुंच गई थी, बुलडोजर चले गए थे, तोड़फोड़ शुरू हो गई थी, कुछ लोगों के मकान टूट भी गए थे, लेकिन बाद में वहां धरना और महापंचायत शुरू हुई थी। उस महापंचायत और धरने का, महापंचायत जब हुई थी तो उसके आयोजक भी वहां कर जो स्थानीय नेता है कांग्रेस पार्टी के विजय प्रताप, वही थे। और अब भी विजय प्रताप इस समय नेहरू कॉलोनी की तरफ हैं। आज पहुंचे हुए थे विजय प्रताप भी और कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष भी। कह रहे थे विजय प्रताप कि कल से कांग्रेस यहां पर धरना देगी। जिलाध्यक्ष कह रहे थे कि अगर जरूरत होगी तो बड़े नेता भी आएंगे। आप विजय प्रताप को भी सुन लीजिए।
तपती गर्मी में भी आप खड़े हो, पैदल चल रहे हो, संघर्ष के लिए तैयार हो। मेरे को अब यकीन है अब लड़ाई लड़ी जा सकती है। लड़ाई आपके साथ अब आपको, मैं आपके साथ रहूंगा भाई, मैं आपके साथ रहूंगा। अब आपको क्या करना है सुनो, अब वापस बस्ती में जाओ, अब मेरे साथ में जाओ, वापस बस्ती में जाओ। बस्ती में जाके एक एक घर से मिलो और लंबी लड़ाई लड़ने के लिए हर घर से एक एक आदमी चिन्हित करो। कल सुबह हम 9 बजे आएंगे, आगे की पूरी रूपरेखा हम बैठ के बनवाएंगे। ठीक है जी, कमेटी बनवाएंगे, रूपरेखा बनवाएंगे, वो 9 बजे बनेगी और उसके बाद से लड़ाई लंबी चले, सालों साल हमें यही रहना है, संघर्ष करना है और सालों साल मैं यही रहूंगा तुम्हारे साथ। यानी कि एक प्रकार से जब फरीदाबाद के अंदर एक समय था, अनंगपुर पर तलवार थी तोड़फोड़ की, एनजीटी को लेकर सारी बातें वही थी, लगभग कुछ जो नेहरू कॉलोनी को लेकर के हो सकती हैं। अब नेहरू कॉलोनी पर है, कुछ टूट चुके हैं, कुछ टूटने को तैयार हैं, लेकिन अब विपक्षी दलों की एंट्री भी हो गई है। क्या होगा इसके अंदर, नेहरू कॉलोनी का हश्र क्या होगा? वाकई अगर यहां पर कोई विकास की परियोजनाएं हैं तो क्या वो लागू होनी नहीं चाहिए? और अगर विकास की परियोजनाओं में कोई आड़े आ रहा है तो आखिर उनको इतने समय तक पनपने किसने दिया? सबसे बड़ा सवाल आ जाएगा कि यहां कोई किसी प्रकार की फाइनेंशियल सियासत तो नहीं है, क्योंकि जहां जहां कहीं चलता है कॉलोनाइजर वहां पर अपनी नजरें गड़ा दिया करते हैं। आपको क्या लगता है आखिर क्या सारा मामला है नेहरू कॉलोनी का? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।